हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैनी बांगजी और विंग को कॉल करके अपने घर बुलाती है क्योंकि उसने एक पार्टी रखी होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बांगजी अपने बेड पे पीसफुली सो रहे होते हैं, फिर उनकी नींद खुलती है तो अपनी आंखें खोलते हैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उनका रूम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। उनके बेड के ऊपर बैलून्स रखे गए होते हैं। वो ये सब कुछ देख के काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो उठ के बैठ जाते हैं। फिर उनकी नज़र साइड टेबल पे जाती है जहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट होता है। वांग जी उस नोट को हाथ में लेते हैं और उसे पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है स्पेशली फॉर वर्ल्ड बेस्ट प्रो। वांग जी उस नोट को पढ़ के स्माइल करते हैं। फिर वो उस बॉक्स को हाथ में लेके उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा वॉच होता है। वांग जी उस वॉच को देख के स्माइल करते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, जिंग्यू बाहर आओ। जिंग्यू जो कि वांग जी के रूम में छुपा हुआ होता है तो वांग जी की वॉइस सुन के अपने टंग को अपने दांतों के बीच में दबा लेता है और बोलता है, भाई आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारी मौजूदगी अच्छे से फील कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ ये सब क्या है? जिंग्यू स्माइल करते हुए वांग जी के बहुत पास आ जाता है और बोलता है, भाई आज क्रिसमस है। हर साल आप मेरे लिए क्रिसमस पे कितना स्पेशल करते हो। आप हर साल मेरे सेंटा बनते हो ना। तो मैंने इस बार सोचा है कि इस बार आपका सेंटा मैं बनूंगा। आपने हर बार मेरी हर विश पूरी की है। आप मेरे लिए हमेशा ही स्पेशल करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरा साथ देते हो और स्पेशली मॉम डैड से बचाते हो। अगर आप इस घर में नहीं होते ना भाई, बाय गॉड मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक पाता। एक आप ही हो जिसकी वजह से मैं घर पे रुकता हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना होता है और आप मुझे बचा लेते हो। वरना मॉम डैड मुझे एक मिनट भी चैन से नहीं जीने देते। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं आपको सरप्राइज दूंगा। हर साल आप मुझे देते हो पर इस बार मैंने आपको दे दिया। अब ये बताओ आपको कैसा लगा? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, जिंग्यो तुम्हें ये सब करने की कहाँ जरूरत थी। मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट तुम हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जिंग्यू ये सुन के बहुत बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, भाई मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहूंगा। मैं आपका साथ वैसे भी नहीं छोड़ने वाला और आपको भी मेरे साथ हमेशा रहना होगा। ऐसे ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी आपके लिए कुछ स्पेशल करना था। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपका सेंटा मैं बनूंगा और मैं आपको इस बार एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। अब ये बताओ कि आपको मेरा प्रेजेंट कैसा लगा? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिंग्यू सुन के खुश होता है और बोलता है, इसका मतलब आपको ये पसंद आया? वांग जी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ बहुत पसंद आया। तो जिंग्यू बोलता है, तो फिर आप इसे पहनते क्यों नहीं? वांग जी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर देते हैं और वो गिफ्ट बॉक्स भी, और बोलते हैं, लो इसे तुम खुद ही पहना दो। जिंग्यू स्माइल करके हाँ में नोट करता है और वो वॉच लेके वांग जी की कलाई पे बांध देता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, वाह भाई ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपके हाथों में। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप ही के लिए बना हो। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं। वो जिंग्यू के फेस को होल्ड कर लेते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू, तुम्हारा ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। जिंग्यू सुन के वांग जी को हग कर लेता है और बोलता है, प्लीज भाई मुझे थैंक्स मत बोलो, मैं ये दिल से करना चाहता था। आपको पसंद आया, अब मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं। फिर वो हग ब्रेक करते हैं तो जिंग्यू बोलता है, मैरी क्रिसमस भाई, आज सबसे पहले विश मैंने आपको किया है। वांग जी भी स्माइल के साथ उसे मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो जिंग्यू बोलता है, भाई आज का आपका कोई प्लान है क्या? वांग जी नाम में सर हिलाते हैं और बोलता है, नहीं जिंग्यू मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे आज बहुत काम है। तो जिंग्यू बोलता है, आज के दिन भी आपको काम है? वांग जी हाँ में नोट कर देते हैं। तो जिंग्यू बोलता है, पता था मुझे, वैसे भाई मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वांग जी सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओह इसका मतलब अब तुम पॉइंट पे आए हो, बोलो क्या चाहिए? जिंग्यू अपनी आंखें बंद करके खोलता है और बोलता है, नहीं भाई आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे आपसे कुछ चाहिए इसलिए मैंने ये सब किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो जिंग्यू बोलता है, वो भाई
एक्चुअली आज मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं क्रिसमस पार्टी में। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ बट मॉम डैड मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लीज़ भाई मुझे जाना है, आप कुछ करो ना। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम सच में जाना चाहते हो? जिंक्यू हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है तुम जा सकते हो, मॉम डैड की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और तुम जल्दी घर आओगे। जिंक्यू सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो वांग जी को हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू। इसीलिए मैं कहता हूँ आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भाई हो जो कि सिर्फ मुझे मिले हो। वांग जी सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं बस अब बटरिंग ज्यादा नहीं, अब मुझे रेडी होने दो, मुझे बहुत काम है। जिंक्यू हाँ में नोट कर देता है। वांग जी वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं, फिर वो रुकते हैं और बोलते हैं जिंक्यू सुनो। वो जिंक्यू के फेस को देखते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। जिंक्यू का पूरा फेस अभी ब्लड से सना हुआ होता है, उसके पूरे फेस पे ब्लड लगा होता है। वांग जी देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिंक्यू अपना हाथ आगे करता है और बोलता है भाई प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो जिंक्यू का नाम लेके जोर से चिल्लाते हैं जब तक उनकी नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलते हैं, अपने रूम में देखते हैं, उनके रूम में कोई नहीं होता है, उस रूम में कोई डेकोरेशन नहीं होता है, ये उनका एक सपना होता है। वांग जी अभी लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, उनका पूरा बॉडी पसीने से स्वेटी हो गया होता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं, उनकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ हटाते हैं और बोलते हैं नहीं जिंक्यू, मैं एक बेस्ट भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं बड़ा भाई बनने में फेल हो गया। वो इतना बोलते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अब उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। उनके रूम के पास जो बांस पड़ा होता है साइड टेबल पे, वो उसे नीचे पटक देते हैं। उनके बेड पे जो ब्लैंकेट पिल्लो पड़े होते हैं उसे भी वो उठा के फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग वांग जी के लिए कॉफी लेके आया हुआ होता है, तो बांस टूटने की आवाज सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, वो डोर पे ही रुक जाता है। फिर वो हिम्मत करके रूम में एंटर करता है ये देखने को कि क्या हुआ है। जैसे ही वो रूम में आता है देखता है वांग जी ने पूरे रूम को मैश्ड अप कर दिया होता है, हर जगह चीजें बिखरी हुई होती है। ये देख के विंग काफी हैरान हो जाता है। वांग जी पलट के विंग की तरफ देखते हैं, विंग अब बहुत ज्यादा डर गया होता है, उसके हाथ शेक करने लग जाते हैं। वांग जी गुस्से में ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग हिम्मत करके अब आगे जाता है और वांग जी के पास जाके कॉफी आगे करता है। ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में ही कॉफी पे अपना हाथ मार देते हैं, कॉफी का मग नीचे गिर जाता है। ये देख के विंग और भी ज्यादा डर जाता है। वांग जी अब गुस्से में ही विंग के बालों को पीछे से ग्रैब करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी मेरे रूम में आने की। विंग को इससे हर्ट होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी, आप ही ने तो बोला था आपको मॉर्निंग कॉफी चाहिए होती है, मैं आपकी कॉफी लेके आया था। उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। तो वांग जी बोलता है मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी आंख खुलने से पहले, मेरे उठने के बाद नहीं, मैं सुबह सुबह तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहता। विंग अब कुछ बोलता नहीं है, वांग जी का हाथ हटाने की कोशिश करता है। वांग जी को इससे और भी गुस्सा आता है, वो गुस्से में ही उसके बालों को छोड़ देते हैं और उसे थोड़ा सा पुश करते हुए बोलते हैं निकल जाओ मेरे रूम से, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा, और खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने मॉर्निंग में तुम आए। विंग सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं। वो फिर वहां से जाने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं रुको, जाने से पहले ये पूरा रूम क्लीन करो, मैं जब वॉशरूम से बाहर निकलूं तो मुझे मेरा रूम पूरा क्लीन चाहिए। वो इतना बोल के वॉशरूम में चले जाते हैं। विंग अब धीरे धीरे करके आगे आ जाता है, वो पूरे रूम को देखता है जिसे वांग जी ने बहुत बुरी तरीके से मैशअप किया होता है। फिर वो रूम को क्लीन करने लगता है, वो रूम को जल्दी से क्लीन करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वो फिर रेडी हो जाते हैं और आधे घंटे बाद वो डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। जब तक विंग ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होता है और उसे डाइनिंग टेबल पे प्लेस भी कर दिया होता है। वांग जी आके चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो विंग को देखते हैं और बोलते हैं शाम को हमें लैंड मैंसन जाना है, तो टाइम पे तैयार रहना, और इसके अलावा इस घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, तुम अब से इस चार दीवारी के बीच कैद रहोगे।
तुम्हें बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई काम करने की। तुम आज के बाद कोई जॉब नहीं करोगे। तुम्हारा जॉब सिर्फ इतना है, इस घर में रहना, इस घर की सफाई करना और जैसा मैं कहता हूँ वही करना। इसके अलावा तुम अपना मुंह बंद रखोगे। विंग हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डोर की तरफ देखता है। वो भी कुछ नहीं बोलता, वो चुप करके देख रहा होता है। फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है। 2 दिन हो गए हैं, विंग ने कुछ भी नहीं खाया है। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो धीरे धीरे करके डाइनिंग टेबल के पास जाता है। वो खाने की तरफ देखता है। उसका दिल कह रहा है कि वो खाना खा ले, पर दिमाग कह रहा है कि वो ना खाए। उसे बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन उसे बहुत भूख भी लगी है। वो अब अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपना मन मार लेता है और चुपचाप बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो जैसे ही फर्स्ट बाइट अपने मुंह में डालता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका वो बाइट उसकी हलक से नीचे नहीं उतर रहा होता है। उसे इतना घुटन हो रही होती है, इतनी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसे भूख भी बहुत लगी होती है। इसीलिए वो अपनी सारी घुटन और तकलीफ को एक साइड में करके पहले वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर उसके बाद से वो काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ लैन मैंसन में हमारी लैनी आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। वो एक्साइटेड होके ही सारा अरेंजमेंट करा रही होती है। उन्होंने आज लैन मैंसन के अंदर क्रिसमस की पार्टी थ्रो की है, वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि वांग जी और विंग की शादी के बाद ये पहला क्रिसमस है। और उसके अलावा वांग जी और विंग की शादी वाले दिन काफी ऐसे मेहमान थे जो शादी में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना क्रिसमस की पार्टी दी जाए। इसी बहाने सारे मेहमान विंग और वांग जी से मिलके उन्हें ब्लेसिंग दे सकेंगे, इसीलिए उन्होंने ये पार्टी थ्रो की है। आज म्यान म्यान भी यहाँ मौजूद है। वो इतने दिनों से इस शहर में नहीं थी। उसने भी वांग जी की शादी अटेंड नहीं की थी। उसे किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने मॉम डैड के पास जाना पड़ा था, जो कि वो इस शहर में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है, आंटी ये सब कुछ तो सेट हो गया, अब ये बताओ ना वांग जी और विंग कब आएंगे? मुझे विंग से मिलना है। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं है, सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, बस थोड़ा सा वेट और कर लो, वो दोनों आते ही होंगे। मैंने वांग जी को बोल दिया है कि उसे जल्दी आना है। म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती है, बट आंटी मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे मिलना है। आप कॉल करके पता करो ना वांग जी कब तक आ रहा है। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक काम करो, पहले तुम रेडी हो जाओ। जब तक अगर वांग जी नहीं आया तो मैं कॉल कर दूंगी, ठीक है? म्यान म्यान भी हाँ में नोट कर देती है। वो दोनों अब वहाँ से चले जाते हैं रेडी होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी होके आते हैं तो म्यान म्यान बोलती है, अब कॉल करो वांग जी को। वैसे भी अब 7 बज गए हैं, सारे मेहमान आते ही होंगे। लैनी भी हाँ में नोट करती है। वो घड़ी की तरफ देखती है, घड़ी में 7 बज चुके होते हैं। वो फिर डोर पे देखती है और बोलती है, मैंने इस लड़के को बोला था कि घर पे जल्दी आना, मेहमान के आने से पहले, लेकिन ये हमेशा लेट। म्यान म्यान हंसती है और बोलती है, आंटी आपको पता है ना वांग जी कितना बिजी रहता है, उसे टाइम नहीं मिलता। उसे याद दिलाओ कि उसे यहाँ आना है, वरना मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। लैनी भी हाँ में नोट करके अपना मोबाइल हाथ में लेती है वांग जी को कॉल करने के लिए, जब तक उन्हें कार का हॉर्न सुनाई देता है। ये सुन के म्यान म्यान बहुत खुश होती है और बोलती है, लगता है वांग जी आ गए। लैनी भी हाँ में नोट करती है। दोनों डोर पे देखने लगते हैं। 2 मिनट बाद वहाँ पे विंग और वांग जी की एंट्री होती है। लैनी विंग को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो विंग के पास जाके उसे हक करती है और अलग होके बोलती है, विंग बेटे तुम कैसे हो? विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? लैनी भी स्माइल करती है। फिर वो विंग को थोड़ा ध्यान से देखती है। वो विंग को सर से पांव तक देखती है और बोलती है, विंग क्या तुम्हारी तबीयत खराब है बेटे? तुम इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? विंग ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। लैनी अब वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, वांग जी मैंने तुम्हें क्या बोला था, विंग का ठीक से ख्याल रखना है। ऐसे तुमने उसका ख्याल रखा है। जब वो यहाँ से गया था उसका चेहरा कितना खिल रहा था, और अब देखो वो कितना मुरझा सा गया है। जरूर तुमने उसे परेशान किया है ना? वांग जी लैनी की बातों को अवॉइड करके आगे जाने लगते हैं। वो कोई जवाब नहीं देते हैं। लैनी इससे थोड़ा चिढ़ जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही वांग जी की तरफ मुड़ के देखती है और बोलती है, वांग जी रुको, मेरे सवालों का जवाब दो। वो इतना बोल के वांग जी की तरफ जाने लगती है, जब तक विंग लैनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप खामोखा परेशान हो रही है। आपको पता है ना ये विंटर का मौसम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लैनी अब विंग को देखने लगती है। विंग एक प्यारी सी स्माइल कर देता है तो लैनी बोलती है, सच में तुम ठीक हो ना? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है तो लैनी बोलती है, तुम्हें वांग जी ने परेशान तो नहीं किया? विंग नाम में सर हिलाता है। जब तक म्यान वहाँ आ जाती है वो विंग को देख के इतनी खुश होती है कि बिना कुछ बोले वो विंग को पहले हक कर लेती है। विंग इससे थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो म्यान को नहीं जानता। वो अलग होती है और बोलती है, वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम तस्वीर से कहीं ज्यादा रियल में खूबसूरत हो। विंग म्यान को हैरानी से देखने लग जाता है। लैनी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, विंग बेटे हैरान मत हो, ये मेरी भतीजी है, तुम्हारी शादी के समय ये यहाँ पे नहीं थी, ये अपने मॉम डैड के पास गई थी। विंग ये सुन के स्माइल कर देता है तो म्यान बोलती है, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं, पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुमसे बातें करूंगी, ठीक है? विंग भी नर्वसली हाँ में नोट कर देता है तो लैनी बोलती है, विंग बेटे अब एक काम करो, जल्दी से वांग जी के रूम में जाओ, मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए एक ड्रेस रखी है, जाके उसे पहन लो। तो विंग बोलता है, क्यों मॉम, क्या इन कपड़ों में कोई खराबी है? लैनी स्माइल करती है और बोलती है, नहीं बेटे इस कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आज है ना इस म्यान ने थीम पार्टी रखी है और उसके लिए तुम्हें और वांग जी को चेंज करने की जरूरत है। सारे मेहमान आते ही होंगे, अब जल्दी करो, जाके जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है तो लैनी बोलती है, अब जाओ जल्दी करो। विंग अब वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी के रूम में पहुँचता है तो देखता है उनके बेड के ऊपर 2 सूट पड़े होते हैं। वो बेड के पास चला जाता है और एक सूट को हाथ में ले लेता है। वो उसे देख ही रहा होता है जब तक वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है। वो घबरा के पीछे देखता है, वांग जी वहाँ आते हैं। वो भी विंग को एक नज़र देखते हैं, वो फिर आगे आ जाते हैं। वो बेड से अपना सूट हाथ में उठा लेते हैं और उसे लेके वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाके फिर रुक जाते हैं। वो एक स्माइल करते हैं। वो फिर वापस विंग के पास आ जाते हैं। विंग ये देख के थोड़ा घबरा जाता है। वो एक कदम पीछे ले लेता है। वांग जी विंग को इतना नर्वस देख के एक स्माइल करते हैं और वो अपने हाथ का सूट आगे करते हैं। विंग ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर वांग जी के फेस पे देखने लगता है तो वांग जी बोलते हैं, देख क्या रहे हो, लो इसे खोलो और मुझे पहनाओ। ये सुन के विंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती है। वो वांग जी को हैरानी से देख रहा होता है। वांग जी को अब गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, जल्दी करो। विंग हाँ में नोट कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो वांग जी को सूट पहनाए कैसे? वांग जी को पूरा शर्टलेस होना पड़ेगा और वो वांग जी को ऐसे नहीं देख सकता। वो ये सोच के ही घबरा रहा होता है। वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। वांग जी अपने बाहों को फैला देते हैं। विंग वांग जी का कोट पहले उतार देता है। वो कोट को बेड पे रख देता है। फिर वो वांग जी के सामने आ जाता है उनके शर्ट के बटन खोलने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। उसके हाथ बुरी तरीके से शेक कर रहे होते हैं। वो वांग जी के बटन के पास अपना हाथ ले जाता है, लेकिन उसके हाथ इतने शेक कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ होता है। वांग जी को ये देख के अच्छा लग रहा होता है। वो उसे ऐसा नर्वस देख के एक स्माइल करते हैं। विंग अब हिम्मत करके अपनी आंखें बंद करता है और वो वांग जी के ऊपर की बटन पहले खोलता है, फिर सेकंड बटन। वो जैसे जैसे नीचे आ रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वो वांग जी के शर्ट के सारे बटन खोल देता है। फिर वो शर्ट को थोड़ा सा साइड करता है तो उसका हाथ गलती से वांग जी के चेस्ट पे टच होता है। जैसे ही विंग का हाथ वांग जी के ऊपर टच होता है, वांग जी को भी कुछ अलग सा महसूस होता है। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं जिसकी आंखें बंद होती है। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग इससे घबरा कर अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी को देखता है जो कि अभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। ये देख के वो और भी डर जाता है कि उसने अभी क्या गलती की। वांग जी उसके हाथों पे अपनी ग्रिप को इतनी टाइट कर लेते हैं जिससे विंग को हर्ट होने लगता है। उसके आंखें नम होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है तो वांग जी बोलता है, एक काम भी तुम्हें ठीक से करने नहीं आता है। वो इतना बोल के उसका हाथ छोड़ देते हैं और वो सूट लेके अब वो वॉशरूम में चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग नजरें उठा के वॉशरूम की तरफ देखता है। अब उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। फिर वो अपने सूट की तरफ देखता है। 5 मिनट बाद वांग जी वॉशरूम से चेंज करके बाहर आते हैं।
विंग ये देख के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी अब मिरर के पास चले जाते हैं तो विंग भी अब वॉशरूम में चला जाता है। नीचे लॉन में सारे मेहमान आने शुरू हो गए होते हैं। जियांग फैमिली भी वहाँ आ जाती है। फैंगमियान और चैंग आते ही विंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें विंग से बात करनी है। वो 2 दिनों से विंग को कॉल कर रहे हैं लेकिन विंग उनका कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। वो मैसेज छोड़ के ये बोल रहा है कि वो बिजी है। फैंगमियान को थोड़ी घबराहट हो रही है इसलिए उन्हें विंग से बात करनी है। वो लैनी से मिलते हैं और विंग का ही पूछते हैं पहले। तो लैनी बोलती है वो रेडी होने गया है, आता ही होगा। फैंगमियान भी हाँ कर देते हैं। फिर सारे मेहमान भी आने लगते हैं। सारे मेहमान आके सब यही सवाल करते हैं कि विंग और वांग जी कहाँ हैं। लैनी उन सबको एक ही बात बोलती है कि वो आ रहे हैं। आधे घंटे बाद विंग और वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी ने अभी विंग का हाथ पकड़ा होता है। वो दोनों अभी सीढ़ियों पे खड़े होते हैं। ये देख के सब लोग स्माइल करते हैं। लैनी विंग और वांग जी को एक साथ देखती है तो बहुत खुश होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्यारी सी स्माइल करती है। फिर एक स्पॉटलाइट वांग जी और विंग के ऊपर जाती है। वांग जी सारे मेहमानों को देख रहे होते हैं। विंग सारे मेहमानों को देख के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी ने विंग का हाथ तो पकड़ा है लेकिन इतना टाइट पकड़ा है कि विंग को उससे हर्ट हो रहा है। लेकिन वो ये चीज शो भी नहीं करा सकता। वो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका के खड़ा होता है। लैनी स्माइल करती है और बोलती है लो वो दोनों आ गए। म्यान भी उन दोनों को देख के स्माइल करती है। चैंग और फैंगमियान भी वांग जी और विंग का हाथ पकड़े ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं चैंग फटाफट विंग के पास जाता है। वो जाके विंग को हग कर लेता है। विंग इससे थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने लगता है क्योंकि अगर उसके आंसू चैंग और फैंगमियान के सामने निकल गए तो उन दोनों को शक हो जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है। चैंग अलग होता है और बोलता है कैसे हो विंग, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम इतने भी क्या बिजी हो गए? विंग एक फेक से स्माइल करता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कॉल ना उठाने के लिए सॉरी। तुम्हें पता है ना मेरी नई नई शादी हुई है तो बहुत सारे काम थे, बहुत सारे मेहमान आ रहे थे, मैं बिजी था। चैंग ये सुन के एक टीजिंग से स्माइल करता है और बोलता है ओहो शादी होते ही अपने भाई को भूल गए, यानी हस्बैंड सब कुछ बन गया और भाई कुछ भी नहीं। विंग ये सुन के फेक से स्माइल करके नजरें नीचे झुका लेता है। जब तक फैंगमैन भी वहाँ आ जाते हैं वो भी विंग को हक करते हैं और बोलते हैं विंग बेटे तुम ठीक तो हो ना? विंग फेक स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है यस डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और मैडम यू कैसी है? फैंगमैन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ और वो भी ठीक है। तो विंग बोलता है क्या वो नहीं आई है? तो फैंगमैन बोलता है नहीं वो नहीं आई है, उसे अपने फ्रेंड्स के पास जाना था। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। जब तक लैनी विंग के पास आती है और बोलती है विंग बेटे यहाँ मेरे साथ आओ, मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती है। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। लैनी अब विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती है, सबसे मिलवाती है, सबको बताती है देखो उनका सन इन लॉ कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। सब लोग विंग और वांग जी से मिलने लगते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विंग सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। म्यान वांग जी के पास जाती है और बोलती है वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो, तुमने एक बार भी मुझसे हेलो नहीं किया, मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं की। वांग जी म्यान की बातों को अवॉइड करते हैं। वो अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज मी म्यान मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इससे म्यान हमारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। वो इतना बोल के एक लंबी सी सांस लेती है। फिर वो विंग की तरफ देखती है और वो विंग के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद म्यान विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है विंग क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। वो हैरानी से ही म्यान को देखने लगता है। तो म्यान बोलती है क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो? मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझसे पहली बार मिले हो, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगे तो ही तुम मुझे जान पाओगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी और खासकर मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो इतना बोल के स्माइल करती है। विंग उसकी स्माइल को देख के वो भी एक स्माइल करता है और नर्वसली हाँ में नोट कर देता है। इससे हमारी म्यान बहुत खुश होती है और बोलती है तो फिर क्या हम दोनों डांस कर सकते हैं? देखो ना ये पार्टी कितनी रुकी सुकी है, अगर हम दोनों डांस करेंगे तो फिर सब लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, फिर पार्टी का रियल मजा आएगा, है ना?
विंग अब कोई जवाब नहीं देता, वो चुप हो जाता है। तो लैनी बोलती है, बिल्कुल सही, तुमने सही कहा, ये पार्टी वाकई रुकी सुखी लग रही है। एक काम करो, तुम म्यूजिक प्ले कर दो। म्यान म्यान भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देती है। फिर वो म्यूजिक ऑन करा देती है। वो विंग का हाथ पकड़ कर आगे चली जाती है और वो विंग के साथ डांस करने लगती है। सबका ध्यान अब विंग और म्यान म्यान की तरफ चला जाता है। वांग जी अभी जो कि एक कॉल करने गए थे, वो कॉल करके रिटर्न आ रहे होते हैं तो उनकी नजर विंग और म्यान म्यान पे जाती है, जो कि एक साथ डांस कर रहे होते हैं। म्यान म्यान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, वो बहुत खुश नजर आ रही होती है और विंग के भी फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है। ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही अपनी मुट्ठियों को कस लेते हैं और वो घूर के विंग को देख रहे होते हैं। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। वांग जी अब गुस्से में ही आगे आने लगते हैं। वो विंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। विंग का ध्यान नहीं है अभी वांग जी के ऊपर। वो म्यान म्यान के साथ डांस कर रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ घबराया हुआ भी होता है, लेकिन वो म्यान म्यान को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप डांस कर रहा होता है। वांग जी इसे अब और नहीं ले पाते, उनका गुस्सा अब हाई हो रहा होता है। वो गुस्से में ही अब आगे चले जाते हैं और जाके म्यान म्यान का हाथ पकड़ लेते हैं। म्यान म्यान हैरानी से वांग जी को देखती है। वांग जी म्यान म्यान का हाथ विंग से छुड़ा देते हैं और विंग का हाथ वो पकड़ लेते हैं। इससे सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लैनी भी बहुत शॉक्ड होती है। वो भी वांग जी के पास चली जाती है। वांग जी अपनी मॉम को देखते हैं, फिर वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मॉम, ये पार्टी तो हम दोनों की शादी की खुशी में है ना, हम दोनों के लिए। लैनी भी हाँ में नोट करती है। तो वांग जी बोलते हैं, तो फिर यहाँ डांस किसको करना चाहिए? लैनी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, ओह, तो तुम्हें जलन होने लगी। वांग जी अब कोई जवाब नहीं देते। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, तुम भी ना वांग जी, कभी मेरे समझ में नहीं आते, तुम कब क्या कहते हो क्या करते हो, मेरी तो समझ से बाहर होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें विंग के साथ डांस करना है, ठीक है करो, मैं भी यही चाहती हूँ। वांग जी भी एक स्माइल कर देते हैं। लैनी म्यान म्यान की तरफ देखती है और बोलती है, म्यान म्यान बेटे, तुम किसी और के साथ डांस कर लो। म्यान म्यान भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ आंटी, मैं भी यही चाहती थी कि वांग जी आके विंग के साथ डांस करे, मैं इन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। लैनी भी स्माइल कर देती है। वांग जी अब विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और अपना एक हाथ विंग के कमर में डाल देते हैं और वो उसे अपने थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। विंग इससे तो और भी ज्यादा डर जाता है, वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उनके होठों पे एक ईविल से स्माइल आती है। ये देख के तो विंग और भी ज्यादा डर जाता है। म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। वांग जी अब विंग को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो उसके साथ डांस करने लगते हैं। जैसे जैसे वो डांस कर रहे होते हैं, वैसे वैसे उनकी पकड़ विंग पे टाइट होती जा रही होती है और विंग को हर्ट होना शुरू हो जाता है। देखने वालों को तो ऐसा लग रहा है कि वांग जी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और वो उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन वांग जी विंग के साथ क्या कर रहे हैं ये बात तो सिर्फ विंग को ही पता है। विंग को बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। वो खुद को वांग जी से छुड़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी की ग्रिप इतनी टाइट होती है कि वो चाह कर भी खुद को वांग जी से नहीं छुड़ा पाता। म्यान म्यान इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। वो अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेती है और बोलती है, हाय कितने क्यूट लग रहे हैं, काश मुझे भी ऐसा क्यूट सा पार्टनर मिल जाता। चैंग भी उन दोनों को देख के स्माइल कर रहा होता है और वो मन में बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए, फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम डिजर्व करते थे। वो इतना बोल के स्माइल करता है। वांग जी अब विंग का हाथ पकड़ के उसे राउंड राउंड घुमाना शुरू कर देते हैं। विंग को इससे चक्कर आने लगता है क्योंकि वांग जी उसे बहुत स्पीड के साथ घुमा रहे होते हैं। विंग अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से बहुत टाइट फील कर रहा है। वो बहुत कमजोर हो चुका है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ये सब चीजें अभी झेल सके। उसका विजन ब्लर होने लग जाता है, वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। वो जैसे ही गिरने वाला होता है, वांग जी उसे होल्ड कर लेते हैं। ये देख के सब ओ करके चिल्लाते हैं। उन्हें ये बहुत ही रोमांटिक मोमेंट लगता है, लेकिन रियल बात क्या है ये कोई हमारे विंग से पूछे। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे ऐसा देख के स्माइल करते हैं और बहुत धीरे से बोलते हैं, तुम्हें गिरते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं गिरने दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के गिराऊंगा। ये सुन के विंग अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी को देखता है।
जो कि स्माइल कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये देख के और भी स्माइल करते हैं। वो विंग को उठा के खड़ा कराते हैं। वो उसकी तरफ देखते और बोलते हैं, क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान गए? यहाँ पे सारे लोग हैं, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। विंग बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। वो वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। अब वो फिर से विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और डांस करने लगते हैं। ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। वो उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। कुछ लोग अब उन दोनों के पास चले जाते हैं और वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। काफी देर तक इनका ऐसे ही पार्टी चलता है। फिर उसके बाद से ये सब केक कट करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। 2 घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सारे मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। चैंग और फेंगमियान अभी वहीं होते हैं। वो भी अब जाने ही वाले हैं। फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग बेटे, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो फेंगमियान के साथ चला जाता है। फेंगमियान विंग को साइड में ले जाते हैं और बोलते हैं, विंग सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फेंगमियान बोलते हैं, नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है बेटे। अगर कोई भी बात हो तो प्लीज छुपाना मत, हमें बताना। ऐसे वांग जी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव तो करता है ना? विंग इस सवाल पे थोड़ा घबरा जाता है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फेंगमियान को इससे थोड़ा डाउट होता है और बोलते हैं, क्या बात है विंग, क्या वो तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता? विंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन वो मेरा ख्याल रखते हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। फेंगमियान ये सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो और खुश रहो। और एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ विंग, प्लीज अगर कोई भी बात हो ना तो हमसे छुपाना मत, हमें जरूर बताना। और मेरा फोन उठा लिया करो, जब तुम फोन नहीं उठाते हो तो मुझे घबराहट होती है। विंग भी स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है डैड, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। फेंगमियान स्माइल कर देते हैं। अब वो विंग को हग कर लेते हैं। फिर वो अलग होते हैं और बोलते हैं, ऐसे विंग, सॉरी ये सवाल मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या तुम अब कंपनी नहीं आओगे? विंग ये सुन के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। फेंगमियान समझ जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है अब तुम वांग जी के हस्बैंड हो, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये बात पसंद आएगी कि तुम अब मेरे साथ रह के जॉब करो। विंग फेंगमियान को देखता और बोलता है, सॉरी डैड, बट वांग जी सच में नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं घर रहूं। फेंगमियान भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम वहाँ आओगे तो तुम्हारा सामना यू से होगा और मैं नहीं चाहता कि अब तुम यू से मिलो। विंग भी स्माइल कर देता है और हाँ में नोट करता है। तो फेंगमियान बोलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, आप भी डैड अपना ख्याल रखिएगा। चैंग भी अब विंग के पास आता है। वो भी विंग को हग कर लेता है और बोलता है, विंग तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए, लेकिन इन 2 दिनों में तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब मुझे भूल गए हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है चैंग, तुम्हें मैंने बताया ना। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ समझता हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे अब तुम मेरा फोन उठाओगे ना? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो चैंग बोलता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और मुझसे मिलने जरूर आना। विंग हाँ कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग अब वापस लैनी के पास आ जाता है। वांग जी अब उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मॉम, मैं भी चलता हूँ। तो लैनी बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, फार्म हाउस। तो लैनी बोलती है, नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम दोनों यहीं रुकोगे। मुझे विंग से कुछ बातें करनी है। वैसे भी नाइट बहुत ज्यादा हो गई है, नाइट में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। आज नाइट के लिए तुम दोनों यहीं रुक जाओ, कल वापस चले जाना। वांग जी सुन के थोड़ा हैरान होता है। तो लैनी बोलती है, मैंने जो बोल दिया वो फिक्स है, अब जाओ तुम अपने रूम में जा सकते हो, मुझे विंग से कुछ बात करनी है। वांग जी भी अब कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद मियानमैन विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, विंग यहाँ के बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। विंग भी मियानमैन की तरफ देखता है। तो मियानमैन बोलती है, आओ ना, बैठो ना। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ विंग आओ बैठो। विंग भी हाँ करके बैठ जाता है। तो मियानमैन बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी के फर्स्ट नाइट पे वांग जी ने तुम्हें क्या प्रेजेंट दिया था? विंग इस सवाल को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो मियानमैन बोलती है, अब बताओ भी,
हम दोनों दोस्त हैं ना, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तो तुम अपने दोस्त को तो बता ही सकते हो। बताओ उसने तुम्हें क्या गिफ्ट किया। विंग को ये सुन के अपने फर्स्ट नाइट की याद आने लगती है कि कितने प्यार से वांग जी ने उसे स्टोर रूम के अंदर कैद कर दिया था, और उनकी वो सारी कड़वी बातें याद करके विंग की तो रूह भी कांप जाती है। वो बहुत ही घबरा जाता है। ये देख के म्यानमैन थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है, इसका मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। विंग घबरा के म्यानमैन को देखता है तो म्यानमैन बोलती है, देखा आंटी, मैंने बोला था ना कि आपका बेटा बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मुझे पता था ये जरूर अपने पार्टनर को डिसअपॉइंट करेगा, उसने कुछ भी अच्छा गिफ्ट नहीं किया होगा। लैनी भी हंसने लग जाती है और बोलती है, हाँ ये बात तो सही है, अगर इसकी जगह जिंग्यो होता तो वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छा गिफ्ट देता। मुझे तो कई बार ये सोच के अचंभा होता है कि दोनों भाई इतने अलग क्यों हैं। म्यानमैन भी स्माइल करती है और बोलती है, सही कहा आंटी, जिंग्यो अलग है, वांग जी पूरा ही अलग है। जिंग्यो तो मेरी समझ में आता है, पर ये वांग जी, ये तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर ये मेरा भाई और दोस्त नहीं होता ना, तो मैं इस जैसे लड़के से तो कभी बात ही नहीं करती। विंग जिंग्यो का नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो लैनी के फेस पे देखने लगता है और बोलता है, जिंग्यो। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बेटे जिंग्यो। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, एक्चुअली में मेरा एक और बेटा है, मेरा छोटा बेटा जिंग्यो। वो बहुत ही बदमाश है, वो अभी यहाँ नहीं है, वो रूठ के चला गया है। वो कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। ये बात सिर्फ वांग जी को पता है, क्योंकि वो अपनी सारी बातें सिर्फ अपने भाई को बताता है। हम उसके मॉम डैड है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी हमसे ठीक से बात नहीं करता। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका भाई है, और वांग जी का भी ऐसे ही है। उसके लिए भी उसका भाई ही सबसे ज्यादा प्यारा है। वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने भाई की हर बात मानता है, लेकिन हम उसके पेरेंट्स हैं, हमारी एक भी बात नहीं मानता है। वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। विंग ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगने लगता है। तो लैनी बोलती है, मेरा भी बड़ा मन था कि मैं तुम्हें उससे मिलवाती, लेकिन वो अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने कई बार वांग जी से पूछा, लेकिन उसने कभी भी मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। इतनी छोटी सी बात पे वो हमसे रूठ गया, और उसके बाद से वो कभी घर नहीं आया। मेरा बहुत मन होता है उसे देखने का, उससे मिलने का। अब पूरे 1 साल होने को है, लेकिन उसने हमसे एक बार भी बात नहीं की। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर आज वो यहाँ होता ना भी, तो तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बहुत ही चुलबुला और बहुत ही शैतान। वो जहाँ भी जाता था ना, माहौल ही पूरा बदल देता था। बहुत ही जॉयफुल है मेरा जिंग्यो। लैनी की ये बातें सुन के विंग को जिंग्यो की याद आने लगती है। उसे भी जिंग्यो के साथ बिताए गए वो लम्हे याद आते हैं, और विंग ये बात अच्छे से जानता है कि जिंग्यो वाकई में एक चेयरफुल लड़का था। वो बहुत ही जॉयफुल था। वो जहाँ भी जाता, उसके आसपास का माहौल वाकई खुशनुमा हो जाता। वो सबको अपनी बातों से इतना हंसाता, इतना खुश करता कि कोई भी उसके सामने कभी उदास रह ही नहीं सकता था। और यही वजह थी कि वो विंग का बेस्ट फ्रेंड बना था। विंग की आंखों में आंसू देख के लैनी परेशान हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो। विंग अपने आंसुओं को वाइप करता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मॉम, बस आपकी बातें सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। लैनी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो विंग के पास आती है, उसे हग करती है और बोलती है, सॉरी बेटे, मैंने तुम्हें भी इमोशनल कर दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी मुझे उसकी बहुत याद आती है। बड़ा मन होता है उससे मिलने का, बात करने का, लेकिन मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसका नंबर भी नहीं लगता। मैं वांग जी से भी पूछती हूँ, लेकिन वो भी मुझे नहीं बताता। बेटा तुम मेरी मदद करोगे क्या? तुम मुझे पता करके बताओगे वांग जी से कि वो कहाँ है, शायद वो तुम्हें बता दे। विंग को ये सुन के बहुत हर्ट होता है, उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। लैनी की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो भी अपने आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, खैर छोड़ो ये सब, और ये बताओ आज की पार्टी तुम्हें कैसी लगी। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, बहुत अच्छा मॉम, मुझे बहुत मजा आया। लैनी भी सुन के स्माइल करती है और बोलती है, चलो अब बहुत देर हो गई है, एक काम करो, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, अब जाके थोड़ा आराम कर लो, बाकी की बातें हम कल करेंगे। कल तुम मेरे साथ ही रहना, कल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वांग जी यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस चला जाएगा, तुम कल मेरे साथ रुकोगे, ठीक है? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो म्यानम्यान बोलती है, क्या विंग इतनी जल्दी सोएगा? तो लैनी बोलती है, हाँ इसे सोने दो, देखो ये कितना थका हुआ लग रहा है, ये जब से आया है जब से ये थका हुआ लग रहा है, मुझे लगता है इसे आराम करने की जरूरत है।
मियानमैन भी हाँ में नोट करती है और बोलती है ठीक है, अभी तुम आराम कर लो, हम कल तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। कल तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना? विंग भी हाँ कर देता है। मियानमैन स्माइल कर लेती है, वो विंग को हक करती है, फिर अलग होकर बोलती है गुड नाइट। विंग भी स्माइल के साथ गुड नाइट बोल देता है। लैनी भी विंग को हक करके उसे गुड नाइट विश करती है। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है तो लैनी बोलती है जाओ, जाके आराम से सो जाओ, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे आगे आगे जा रहा होता है, उसे लैनी की बातें याद आ रही होती है और उससे उतना ही तकलीफ हो रहा होता है। उसे भी जिंगू के साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे करके वांग जी के रूम में पहुंचता है तो देखता है वांग जी बेड पे ही बैठे होते हैं और वो बहुत गुस्से में भी नजर आ रहे होते हैं। उन्होंने दोनों हाथों को बॉल बना रखा होता है। वांग जी को ऐसा देख विंग थोड़ा घबरा जाता है। वांग जी विंग को देखते हैं तो वो और भी गुस्से में आ जाते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सॉरी गाइस, मेरे पास टाइम की अभी बहुत कमी चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल के इतना रिकॉर्ड किया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं बना पाई। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा लंबा बना दूंगी। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात मुझे याद आ गई जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे अब मेंबरशिप अवेलेबल है। आप चाहे तो वो ले सकते हैं और उसके बेनिफिट के फायदे उठा सकते हैं। उसके कई सारे बेनिफिट है जो कि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में पता चल जाएगा, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप मेरा मेंबरशिप लीजिए और मेरे साथ ज्वाइन होके मेंबरशिप के बेनिफिट कमाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।